नाज़रीन, अच्छी खबरों की आड़ में कराची के साथ एक बार फिर हाथ होता नजर आ रहा है। सिंध हुकूमत बार बार जिस चीज की दुरुस्ती कर रही थी, जिन गलत नंबरों की निशानदही कर रही थी, आज इन तमाम खदशात को नजरअंदाज करते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची को 1100 अरब की बजाय 739 अरब रुपए देने का फैसला सामने आया है। वफाकी हुकूमत की दस्तावेजात के मुताबिक कराची में आइंदा 3 साल में 739 अरब रुपए के मंसूबे शुरू होंगे। मंसूबों की फंडिंग PSDP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सुप्रीम कोर्ट फंड यानी बहरिया टाउन सेटलमेंट की रकम से पूरी की जाएगी, जिसके लिए वजारत कानून अदालत उस्मा से दरख्वास्त करेगी। इसके अलावा प्लान के लिए आलमी मालियाती इदारों से भी फंडिंग लेने की तजवीज़ है। दस्तावेज में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट फंड से पैसे न मिलने पर तकनीकी ग्रांट के जरिए फंड्स का इंतजाम किया जाएगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए NDMA 7 अरब रुपए फराहम करेगा। प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। मेंबर प्लानिंग के सदारत मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन कमेटी भी तश्कील देने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत के प्लान के मुताबिक ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और बेघर अफराद की आबादीकारी की जाएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बेघर अफराद के लिए फ्लैट्स तामीर करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मुकम्मल किया जाएगा। नाज़रीन, ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए वफाक माली वसाइल फराहम करेगा। कराची सर्कुलर रेलवे और डबल रेलवे लाइन फ्रेट कोरेट मनसूबा रेलवे मुकम्मल करेगी, जबकि नदी नालों के किनारे तजावुजात का खात्मा सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। कराची के मसाइल के हल के लिए ये फैसले बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2 माह पहले जिस पैकेज का ऐलान किया गया था वो 1100 अरब रुपए वो कहाँ हैं? यानी बल्कि गुज़िश्ता हफ्ते भी वज़ीर आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के एक इजलास में सदारत की थी, जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक हुए थे। इस इजलास में भी यही बताया गया था कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 1117 अरब रुपए के 100 मंसूबे तैयार किए गए, लेकिन इन तमाम वादों पर बरअक्स आज 739 अरब रुपए का प्लान जो सामने आया है वो हैरान कुन है। और दिलचस्प बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने 2 माह पहले जिन 1100 अरब का ऐलान किया था, इस ऐलान पर भी सिंध हुकूमत की तरफ से एतराज़ात किए गए थे। वफाकी हुकूमत ने इस पैकेज के हवाले से दावा किया था कि इसमें से 62% वफाक देगा, जबकि बाकी पैसे सूबे डाले गए। लेकिन फिर सिंध हुकूमत ने अदाद-ओ-शुमार के साथ इन दावों को झुटला दिया था। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कराची सर्कुलर रेलवे और बहरिया टाउन सेटलमेंट फंड के हवाले से 2 इंतहाई बुनियादी सवालात उठाए थे। सर्कुलर रेलवे पर उन्होंने कहा कि यह मंसूबा तो CPEC का हिस्सा है, इसीलिए इस पर खर्च होने वाले 300 अरब रुपए वफाकी हुकूमत नहीं जारी करेगी। तो वफाक कैसे इस मंसूबे का क्रेडिट ले सकता है? कराची सर्कुलर रेलवे CPEC का हिस्सा है। सारा ग्राउंड वर्क सिंध हुकूमत करे, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग के लिए, चेरी पिकिंग के लिए कह के नहीं यार ये 300 अरब रुपए तो हमारी कंट्रीब्यूशन है, तो मैं समझता हूँ ज्यादती होगी। ऑरेंज लाइन को सूबाई हुकूमत ने बनाया था, क्यों? चूंकि वो एक शहर की इंटरनल मैनेजमेंट मास ट्रांजिट की बात कर रही है, तो कराची के अंदर भी वही उसूल होगा ना। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा वाकई CPEC का हिस्सा है, और इस बात की निशानदही के बाद ये वाज़ेह हो जाता है कि वफाकी हुकूमत कराची के लिए 800 अरब रुपए देने का जो दावा कर रही थी, इसमें से सीधे 300 अरब रुपए तो यही फारिग हो जाते। इसके बाद मुर्तज़ा वहाब ने बहरिया टाउन सेटलमेंट फंड पर भी सवालात उठाते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे हैं वो सिंध के हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत इन पैसों पर अपना हक जता रही है। बहरिया टाउन केस में जो सुप्रीम कोर्ट में पैसे पड़े वो पैसे सिंध के हैं, ज़मीन सिंध की है, मलीर की है, सिंध की आवाम के। वफाकी हुकूमत ने एक काउंटर दरख्वास्त दायर की हुई है कि पैसा हमारा है, सिंध का नहीं है, ये वफाक का पैसा है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जमीन हमारी तो पैसा किसको मिलेगा? वो सिंध हुकूमत के इस ठोस मौक़िफ़ को चंद रोज बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से तस्लीम भी कर लिया गया था। मैं मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार, कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना ये नहीं चलेगी अब और। लेकिन आज सामने आने वाली दस्तावेजात के बाद दिलचस्प हकायक सामने आ रहे हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 739 अरब रुपए के फंड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दिए जाएंगे और आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स हासिल किए जाएंगे। यानी अगर सर्कुलर रेलवे के पैसे CPEC की मद में आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन सेटलमेंट फंड हासिल किया जाएगा,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फंड्स हासिल किए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारों से भी पैसे लिए जाएंगे। नदी नालों की सफाई और तजावुजात का खात्मा भी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो फिर 739 अरब की इस रकम में से वफाक का कितना हिस्सा है? इसी हवाले से बात करेंगे, पूछेगा सिंध के रहनुमा जनाब खुर्रम शेर जमान साहब से। खुर्रम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये मैंने ब्रेक डाउन करके बता दिया, आप हो सकता है इससे डिसएग्री करें, आपके पास अपने फैक्ट्स हो, लेकिन सर पर इसमें से वफाक क्या दे रहा है, जरा मुझे ये बता दें सर। अच्छा देखिए, मुझे सबसे पहले तो इस बात के ऊपर हैरत हो रही है कि जिस तरह आपने एक रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें इनके एडवाइज़र ये फरमा रहे हैं कि सिंध की ज़मीन है, सिंध का पैसा है, जो रिगार्डिंग बहरिया के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इसका क्रेडिट तो सारा सुप्रीम कोर्ट को जाता है ना। सिंध की ज़मीन तो इन्होंने सस्ते दामों बेच दी थी, कब्जे करवा दिए थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी कि वो पैसा आया और वो पैसा अब इन्वेस्ट हो रहा है। पहले तो उनको कभी ख्याल नहीं आया। बाकी उसके अलावा जिस तरह आपने KCR की डिटेल्स दी हैं, K4 की डिटेल्स आपने दी हैं, इसके अलावा आपने स्टॉर्म ड्रेन के बारे में बताया, तो ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सारे काम वफाकी हुकूमत कर रही है। इसकी पेमेंट कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तो नहीं करनी है। अगर वो लोन भी है तो लोन किसने पे ऑफ करना है? अगर वो पैसा किसी इदारे के थ्रू भी आ रहा है तो उसकी गारंटी किसने ली है? वफाकी हुकूमत ने ली है। तो मेरे ख्याल से रादर दैन कि इसके ऊपर शुक्र करना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कि 13 साल से ख़ुद तो बैठे हुए हैं, उन्होंने ख़ुद तो कोई काम नहीं किया, कोई तरक्याती काम नहीं करा। 13 साल से कराची के जो हालात हुए वो आपके सामने उजड़ गया पूरा कराची, बल्कि ये तो स्टोन एज की तरफ चले गया है। ये पूरा प्लान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ज़ाहिर है कि बनाया, यहाँ पर आए, जिसमें 1100 अरब रुपये अनाउंस हुए। 1100 अरब के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि इसके अंदर कुछ हिस्सा वफाकी हुकूमत का होगा, कुछ सूबाई हुकूमत का होगा। उसको डिफरेंशिएट भी कर लिया गया कि वफाकी हुकूमत जो हिस्सा है उसको उसी का ब्रेक डाउन करें ना सर। एक लम्हा दीजिएगा सर। देखें, ये इनकी बदनीयती थी, मान लिया, इनको पहले ख्याल नहीं आया, ये भी मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया, पैसे निकलवा लिए। ये पैसे सिंध से रिकवर हुए हैं, तो ये हैं तो सिंध के ना। आप पीपल्स पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिंध की बात कर रहा हूं सर। तो ये सिंध के पैसे हैं ना, तो ये आप क्लेम कैसे कर सकते हैं? तो ये तो मुतनाज़े पैसे आपके कैसे हो सकते हैं? मैं नहीं देखें, ये हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है कि ये सिंध के पैसे हैं, ये पंजाब के हैं, KP के हैं। ये जितनी भी दौलत है, ये अवाम की दौलत है, टैक्स पेयर्स के पैसे हैं जो कि पूरे पाकिस्तान पे खर्च किए जाते हैं। ये कहते हैं ना कि सिंध के पैसे हैं, पंजाब के, कोई दूसरा मुल्क तो नहीं है ना सिंध, ना पंजाब कोई दूसरा मुल्क है, ये पूरा पाकिस्तान ही है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और ये देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इन्होंने काम करना होता लेट्स से KCR के ऊपर, तो कर लेते ना कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म थे, जब आसिफ अली ज़रदारी सदर थे, उस वक्त कर लेते। उस वक्त क्यों नहीं हुआ? नवाज शरीफ के दौर में क्यों नहीं हुआ? सो अब अगर काम हो रहा है, पैसा अगर कहीं ना कहीं से अरेंज किया गया है, उसकी तकसीम की गई है, तो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ का इसको क्रेडिट जाता है। हम इसको बिल्कुल ठीक फरमाया सर। अर्ज़ ये कि जब इस पैसे की तकसीम की बारी आएगी ना सर, और जब ये पैसे की तकसीम की बारी कागजों पर आएगी, तो सर फिर 2 जमा 2 होगा। फिर जो आप बात फरमा रहे हैं फिर वो नहीं, आप तो एक बात कर रहे हैं ना जो कि बिल्कुल मॉरल्स पर डिपेंड करती है, फिर ये डिस्कस नहीं होगा। नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि ये पैसा अगर सिंध गवर्नमेंट कहती, एक लम्हा मेरा सवाल सुन ले सर, मेरा सवाल सुन ले। सवाल अभी ये सवाल आगे आने लगा है। सवाल ये है कि ये जो 300-350 अरब रुपया बैरिया टाउन केस वाला, ये अगर सिंध गवर्नमेंट कहती जी हमने नहीं आना इस प्रोजेक्ट पे क्योंकि सिंध का पैसा है, तो फिर आप अपने हिस्से के पैसे कैसे पूरे करेंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स इसके अंदर ऑन बोर्ड हैं और ये फैसले हो चुके हैं कि 300 अरब रुपए जो हैं, अंदाज़न मेरे ख्याल से एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, वो KCR के ऊपर खर्च होंगे। एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड हो चुका है जो कि K4 पे होगा। देखिए, K4 के बारे में अगर आप बात करें तो इन्होंने 12 साल लगाए K4 बनाने में, अंदाज़न 15 से 20 अरब रुपये ये ज़ाया कर चुके हैं। इनका डिज़ाइन ही गलत बना था। वो डिसाइडेड है कि पूरा कंप्लीट वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, उसमें सूबाई हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से स्टॉर्म ड्रेन के बारे में जो आपने बात की, आप ही ने उसको हाईलाइट किया, उसमें इनकी जिम्मेदारी है रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, बाकी उसका कंप्लीशन सारी हमारी जिम्मेदारी है, ग्रीन लाइन की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो जो प्रोजेक्ट्स वफाकी हुकूमत ने करने हैं वो 2023 तक हमने उसको फाइनल करने एट एनी कॉस्ट। जहाँ तक एज़ फार एज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ वो काम मुकम्मल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, हमने एक कड़वा घूंट पिया, हमने ये मौका दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सारे मौजूदा हालात को देखते हुए, इनकी करप्शन को देखते हुए, इनके केसेस को भी देखते हुए, कराची को हमने मद्देनज़र रखा। वज़ीर-ए-आज़म साहब आए, अपने उल्टे हाथ पे इन्होंने वज़ीर आला को बिठाया, सीधे हाथ पे गवर्नर सिंध को बिठाया और ये अनाउंस किया कि ये प्रोजेक्ट सारे पाकिस्तान की प्रायोरिटी है, ये कराची की प्रायोरिटी है, हमने कराची को रिटर्न करना है। सो अब बेसिकली हो रहा ये है कि ये कोशिश करें कि इसको पॉलिटिसाइज करें, इसको उल्टे सीधे बयान दें, लेकिन जो हमारा शेयर है वो हम कंप्लीट करेंगे। अच्छी खासी लंबी
मैं इसी पे आ रहा हूं सर, आपके शेयर पे आ रहा हूं। मैंने एक तमीद जो बांधी थी उसमें पूरा जो नुक्ता था वो एक नुक्ता था सर। नुक्ता ये था कि अभी आपने सुप्रीम कोर्ट से अर्ज करनी है, इल्तजा करनी है कि जनाब ये पैसे हमें दे दें, हमने सिंध पे लगाने हैं, और जो बाकी पैसे बच जाएंगे सर्कुलर रेलवे वाले वो सी पैक के पैसे हैं। मेरा सर सवाल आपसे ये है कि वो कराची बहरिया वाले पैसे अभी आने हैं, ये पैसे सी पैक के वफाक की तरफ से क्या जा रहा है सर? आपका दावा था ना सर, तो आपकी तरफ से क्या जा रहा है? अच्छा ठीक है, बेसिकली मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सीपैक के थ्रू वो पैसे नहीं जनरेट होते, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट बहरिया के पैसे अलाउ नहीं करता तो वो प्रोजेक्ट्स बनेंगे नहीं Exactly, बनेंगे। मैं आपको इसे क्लियर कर लेता हूं। Exactly. मैं आपको ये क्लियर कर लेता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, ये किसी आम शख्स ने नहीं किए। ये वज़ीर आज़म साहब की जिम्मेदारी है कि कराची को जो वादा किया है वो वादे पूरे होंगे। K4, KCR, स्टॉर्म ड्रेन एंड ग्रीन लाइन ये 2023 से पहले सारे मुकम्मल होंगे, जिसमें ग्रीन लाइन जो है वो नेक्स्ट ईयर मई के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी। K4 के ऊपर वापडा ने काम करना शुरू कर दिया है, और जो KCR है उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। सो इसको मेक श्योर कर लिया जाए कि पैसा यहाँ से आए या वहाँ से नहीं आए, जो फॉरेन कमिटमेंट्स हैं वो पूरी होनी हो। जो वादा वज़ीर आज़म ने कराची से किया है वो वादा पूरा होगा एट एनी कॉस्ट। देखिए सर, यहां पे अब आप और मैं एक पेज पे आ चुके हैं। खुर्रम शेर जमान साहब, देखें आपने भी वही बात कर दी जो मैं कर रहा था। इस वक्त मसला जो है वो एक टेक्निकल हर्डल आपके सामने या आ चुका है या आने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट वाला और सीपैक के पैसे वाला। तो सर इसका मतलब है कराची के ये 750 अरब रुपया जो वफाक की जानिब से जाना है, ये फिलहाल एक उम्मीद पर खड़े हुए हैं, ये नजर नहीं आ रहे। इस पे अभी बात होनी है, अभी इल्तिजा करनी है आपने सुप्रीम। मैं आपको सर उम्मीद ही है ना, आपके हाथ में तो नहीं है पैसे। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई उम्मीदें नहीं हैं, कोई ख्वाहिशात नहीं हैं। एक टेबल के ऊपर बैठ के गवर्नर हाउस में, जहां पे चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, बाकी स्टेक होल्डर्स भी थे, वहाँ पर बैठ के ये फैसला किया गया था, और उसके अंदर खुद ही ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने आपस में बैठ के फैसला किया था, चूज़ किया गया था बेसिकली कि ये प्रोजेक्ट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, फेडरल गवर्नमेंट करेंगी। मैं आपको गारंटी करता हूँ आज ये बात कि कराची से जो वादे वज़ीर आज़म ने किए हैं वो पूरे होंगे। हम कराची को जवाब दें, हमने कराची से वोट लिया है, कराचीइट्स हमसे खुश हैं। आज कराची का अमन आपके सामने है, कराची के अंदर बेहतरियाँ आई हैं। क्या हम नहीं देखते कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में सूबाई वफाकी हुकूमत के थ्रू 6 फ्लाईओवर्स जो हैं वो इनॉग्रेट किए गए। निश्तर का जो रोड है 6.4 किलोमीटर्स, मंगोपी रोड 6.9 किलोमीटर्स। आपके फायर ब्रिगेड जो हैं वो अगले महीने डिलीवर हो रहे हैं। आपकी ग्रीन लाइन जो पूरी कंप्लीशन के ऊपर आ गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब मेरी ज़ाती तौर पे जब पहली मुलाकात हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई थी, मैंने खुद वज़ीर आज़म साहब से बात की थी कराची को कौन सा मंसूबा नून लीग K4 का मंसूबा अगर नून लीग के दौर में शुरू हुआ था सर जी, K4 का मंसूबा नून लीग के दौर में शुरू हुआ था तो वो पता नहीं कब का शुरू है। नहीं जनाब, ये 6 फ्लाईओवर्स हमने कंप्लीट किए हैं। निश्तर रोड हमने मुकम्मल किया है, मंगोपी रोड हमने मुकम्मल किया है। फायर ब्रिगेड जो आ रहे हैं, मैं आगाज की बात कर रहा हूं सर। आगाज किसके दौर में हुआ था सर? मैं आगाज से आपके दौर में आगाज हुए थे सर 6 फ्लाईओवर्स हमने? जी जनाब, बिल्कुल हमारे दौर में हुआ था, लेकिन ग्रीन लाइन जो है वो पिछले दौर में शुरू हुई थी, उसको कंप्लीशन हमारी जिम्मेदारी है। उसमें भी मैं आपको क्लियर करूं कि जो बसेस और जो आईटी सिस्टम था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमसे 1.5 साल पहले रिक्वेस्ट की कि हम ये नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, लिहाजा बसेस और आईटी सिस्टम भी आप हमें मुकम्मल करके दें। सो वो हम उनको मुकम्मल करके दे रहे हैं, हालांकि जिम्मेदारी उनकी थी। K4 के ऊपर 15 अरब अंदाजन ये ज़ाया कर चुके हैं। कौम का टैक्स बेस का पैसा वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसका डिज़ाइन ही गलत बना है। कैन यू बिलीव इट? 15 से 20 अरब ज़ाया हो गए, बोले डिज़ाइन गलत बना। स्टार्टिंग फ्रॉम शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी। हमारे पास पॉइंट भी, आपका मौक़िफ़ भी आ गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम शेर ज़मान साहब, आपके कीमती वक्त है। एक वक्फा लेंगे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंटरनेशनली रिकॉर्ड्स चलाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की वीडियोस बनाकर बेचना और मुनाफा कमाने का एक काला धंधा ये पाकिस्तान में आम होता जा रहा है। 600 वीडियोस बरामद हुई, जिनमें 100 के करीब बच्चे हैं, वो छोटे बच्चों के साथ ज्यादती की वीडियोस थी। नारोवाल के इस इलाके में कौन सा गिरोह ये गंदा काम कर रहा था, आपको सब बताएंगे इस वक्फे के बाद।
एक जानिब ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने बच्चों से जिनसी ज्यादती करके इसे फिल्म बंद करने और वीडियोस बेचने वाले लातादाद गिरोह सरगर्म हैं। पाकिस्तान ने बच्चों की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस बनाकर इन्हें इंटरनेट के जरिए बैरून मुल्क बेचा जा रहा है। ऐसी फिल्मों की फरोख्त के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि ऐसी वीडियोस खरीदने वालों को पकड़ना नामुमकिन ना सही बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे मुजरिमों के खिलाफ कई कामयाब कार्रवाइयां कर चुके हैं। हाल ही में बच्चों की नाजेबा तस्वीर या वीडियोस यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुलजिम नारोवाल से पकड़ा गया, जिससे 600 के करीब फहश वीडियोस बरामद की गई हैं। इनमें से ज्यादा वीडियोस बच्चों की थी। इसकी गिरफ्तारी बहुत ही ड्रामाई तरीके से मुमकिन हो पाई। नाज़रीन, हुआ ये कि रियाज नामी मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए वीडियोस हासिल की और इन्हें मुख्तलिफ पॉर्न वेबसाइट्स पर फरोख्त कर रहा था। इसकी कार्रवाइयां ब्राजील कानून के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनके इल्म में आई और उन्होंने पाकिस्तानी इदारों को टिप दी, जिस पर FIA के साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई की और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों का इस्तेसाल, इनसे जिनसी ज्यादती और फिर इसे फिल्माकर फरोख्त करना, ये सब संगीन जुराइम है और इनकी शरह में इजाफा होता जा रहा है। जर्मन नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में सिर्फ जर्मनी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 12,000 से जायद वाकयात का पता चलाया गया, जबकि पाकिस्तान के वजीर बराए इंसानी हुकूक शरीन मजारी भी एतराफ कर चुकी हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। गुड टच, बैड टच हो, एहतियात किस तरह करना चाहिए, ये टबू सब्जेक्ट्स है, टबू सब्जेक्ट है और हमारी सोसाइटी में चाइल्ड अब्यूज बढ़ता जा रहा है। FIA साइबर क्राइम विंग के DG कैप्टन रिटायर्ड शुएब के मुताबिक पाकिस्तान में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है, जिसके सिरे बैनुल-अक़वामी माफिया तक जा पहुंचे हैं। 2018 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक मुलजिम कराची से पकड़ा गया। वो एक मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा था और सिर्फ पाकिस्तान में इसके ग्रुप के 1600 मेंबर। पाकिस्तान ने 19 नवंबर को ही पोर्नोग्राफी के जरिए पैसे कमाने वाले मुजरिम सुहेल अय्याज को सजाए मौत सुनाई गई। वो 2009 में इसी जुर्म में बरतानवी अदालत से सजा याफ्ता था। इटली में भी बच्चों से ज्यादती के मुकदमात के बाद रिपोर्ट किया गया और पाकिस्तान में आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सिविल सेक्रेटेरिएट प्लानिंग डिपार्टमेंट को कंसल्टेंसी दे रहा था, साथ ही अपना मकरू धंधा भी जारी रखे हुआ था, यानी बच्चों से ज्यादती करता था और उनकी वीडियोस बनाकर डार्क वेब पर बेचता था। इससे आखिरी वारदात गुज़िश्ता साल नवंबर में रावलपिंडी में की थी, जिसके बाद पकड़ा गया था। यूके में मेरी कन्विक्शन हुई थी, वहाँ मैंने सज़ा काटी, एक्स्ट्राडाइट हुआ था। इटली में मैं सज़ा काट के फिर पाकिस्तान में डिपोर्ट कर। यूके में किस केस में कितने साल आपने सज़ा काटी है? सर जो है वहाँ पे जो है पोर्नोग्राफी जो है 2017 में बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर फरोख्त करने वाला शख्स सरगोधा से गिरफ्तार किया गया। 45 साला मुलजिम सादत अमीन ने एतराफ किया कि वो बच्चों की वीडियोस बनाकर यूरोप सप्लाई करता था और एक वीडियो के इसको 100 से 200 यूरो तक मिल जाते थे। इस केस में सादत को 7 साल कैद हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने बाद में जमानत दी और फिर बाद में वापस भी ले ली। पोर्नोग्राफी और चाइल्ड मर्डर और चाइल्ड लर्निंग वो सर मैं यूरोप के अंदर सप्लाई देता सर, ठीक है सर। उस अलावा सर मैं एक फोटोग्राफर ही फोटो डिजाइन भी करूँगा। तो जी पोर्नोग्राफिक वीडियोस भेजदा से कितने पैसे मिलते हैं सर? फ्री वीडियो के हिसाब ਨਾਲ मैं 100 तो 200 यूरो देते सर, पाकिस्तानी मांगने 10,000 या 20,000। FIA के तफ्तीश अफसर आसिफ इकबाल के मुताबिक इस शख्स के पास बच्चों की 70,000 के करीब नाजेबा तस्वीर और वीडियोस मौजूद थी और वो इन्हें फरोख्त करने के लिए नॉर्वे के खरीदारों से राब्ते में था। 2015 में कसूर में बच्चों के साथ ज्यादती और फिल्म बंदी के वाकयात सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कसूर के करीब गांव कायम हुसैन खान वाला में 280 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया और इनकी वीडियोस भी बनाई गई। फिर 2017 में 5 से 10 साल के 10 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। ऐसे वाकयात चंद नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक मुलजिम गुज़िश्ता माह फैसलाबाद से भी गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी को रावलपिंडी में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस सामने आया था। 30 नवंबर 2019 को एबटाबाद से भी एक शख्स पकड़ा गया जो बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने वाले बैनुल-अक़वामी ग्रुप से वाबस्ता था। ऐसी वीडियोस डार्क वेब पर फरोख्त की जाती हैं। डार्क वेब की
दुनिया ऐसे लोगों का मस्कन है जो खुद को कानून से बचाकर रखना चाहते हैं। नाज़रीन, डार्क वेब ऐसे इंटरनेट सर्वर्स को कहते हैं जिन्हें तलाश नहीं किया जा सकता, जिस तक हर शख्स पहुंच नहीं सकता। इसे गूगल पर सर्च नहीं किया जा सकता, ढूंढा नहीं जा सकता, बल्कि इस तक सिर्फ वही शख्स पहुंच सकता है जिसके पास मखसूस वेब एड्रेस मौजूद हो। उस तक रसाई सिर्फ मखसूस अफराद की होती है जिसके पास खुसूसी सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। इसी वजह से डार्क वेब गैर कानूनी धंधे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब पर फहश फिल्में फरोख्त की जाती हैं, असलहा बेचा जाता है, खरीदा जाता है, मंशियात बेची और खरीदी जाती हैं। डार्क वेब पर उजरती कातिल भी दस्तयाब होते हैं जिन्हें पैसे देकर किसी को भी कत्ल करने का कहा जाता है। डार्क वेब पर अदायगी के लिए करेंसी भी खुसूसी होती है जिसको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। इस स्याह दुनिया में सर्विसेज देने वाला और सर्विसेज खरीदने वाला दोनों ही गुमनाम रहते हैं। ग्राहकों को यह नहीं पता होता कि वो जिससे लेन देन कर रहे हैं उसकी असलियत क्या है, उसका चेहरा क्या है, और इसी वजह से हुक्काम के लिए भी ऐसे लोगों को तलाश करना इंतहाई मुश्किल होता है। पाकिस्तान में डार्क वेब के जरिए बच्चों की वीडियोस के बढ़ते कारोबार पर कानून नाफिज करने वाले इदारे किस तरह काबू पा सकते हैं, बात करेंगे FIA के साबिक DG अम्मार जाफरी से। जाफरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये रैकेट किस तरह काम करते हैं जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में का धंधा करते हैं, फिर डार्क वेब के साथ वाबस्ता होते हैं, इनके काम करने का तरीका क्या होता है, जरा ये बताइएगा सर। एलिया साहब, बहुत शुक्रिया तो आपको मुझे इस पे लाने का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, एक हमारा वेब है, एक हमारा डार्क वेब है, एक हमारा डीप डार्क वेब है। इनको समझना पड़ेगा। अच्छा, वेब तो वही हम रोज देखते हैं। अच्छा। डार्क वेब वो है जहाँ पे जुर्म की दुनिया है और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ये फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह के अंदर होते हैं। एक होता है डीप डार्क वेब, जो उनकी भी नीचे और बहुत कम लोग उसको जानते हैं। देखिए, जुर्म का और माशरे में तरक्की का चुली दामन का साथ है। जब माशरे में तरक्की होती है, दो वजह से होती है, या वो टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है या वो माशरा तालीम और सब चीज़ों से खुद तरक्की करता है। पहली तरक्की सारी होती है वो तालीम के हवाले से थी। पिछले 10 सालों में तरक्की हुई है टेक्नोलॉजी की वजह से। जो क्रिमिनल्स होते हैं दे आर वेरी फास्ट लर्नर्स। ये देखिए, 1960 में गालबन कानून आया था, एंटी ठगी एक्ट गोरा लेकर आया था। इसी का ठग बहुत हो गए थे। इसका मतलब है जो ये फ्रॉडिये हैं, जो ठग हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये हर दौर में मौजूद रहेंगे। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बच्चों से जो ज्यादती है ना, वो एक बड़ी एक शर्मनाक बात है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहते हैं, वो एक हॉट टॉपिक है वेस्ट के अंदर। दे एंजॉय इट। अगर एक आम पोर्नोग्राफी की जो भी कैसेट है, या अब आजकल वो CD वाला मिलती थी, अब वो दूसरी चीज़ें आ गई हैं, वो अगर $10 में मिलती है तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की $100 की मिलती है। अब ये इतना बड़ा बिजनेस है इसके ऊपर, और वो जितना बच्चा वो तकलीफ में होता है उतना वो ज़्यादा उसको एंजॉय करते हैं। बहरहाल ये एक जहनी बीमारी है, इसके ऊपर उनके लिए दुआ हो सकती है या उनके जुर्म के ऊपर। अब ये पाकिस्तान में ये क्यों हुआ ये कि हमारे यहाँ साइबर क्राइम लॉ जो थे वो ज़ाहिर है आस्ते आस्ते इवॉल्व हुए, और फिर जो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्डर था पुलिस, वो ट्रेन नहीं थी, तो FI तो लोग जाते थे, FIA की फिजिकल प्रेजेंस हर जगह थी नहीं, तो ये गैप आया। अच्छा, होना ये चाहिए था कि ये जितने IP एड्रेसेस हमें बाहर से आ रहे थे बाकायदा ये अपलोड होते हैं, बाकायदा बच्चों की ज़्यादती होती है, उनकी वीडियो बनाई जाती हैं और वो अपलोड की जाती हैं, और ये इंटरनेशनल इदारे बताते हैं कि जी आपके इस IP एड्रेस से ये चीज़ें अपलोड हो रही हैं। इस पे बहुत काम भी हुआ है। अच्छा। पकड़े भी गए हैं लोग, लेकिन जिस स्पीड से ये काम बढ़ा है, अच्छा इंटरेस्टिंगली ये कुछ इलाकों में ज़्यादा बढ़ गया ये। इसकी वजह ये थी कि उस इलाके में उस माइंडसेट के लोग जमा हो गए। ये पूरा रैकेट होता है, एक रैकेट बच्चे को घेरता है, एक रैकेट जो है उसको अगवा करके लाता है कहीं पे, एक रैकेट ये करता है, फिर वो बच्चे को मार देते हैं। अब इसकी चाइना में इसकी साथ ही डेथ, लेट बी वेरी फ्रैंक विद यू, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, इसकी सजा मौत थी। ठीक है, अब हमारे यहाँ वही कहानी के जी चेक करें बंदा सही पकड़ा है कि नहीं, और वही जो हमारे गैप्स कहता हूँ मैं, लीगल गैप्स कहता हूँ। देखिए, ये लोग जानवर हैं मेरा ख्याल है, और जानवरों को देखते गोली मार देनी चाहिए, इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और ये परसिस्टेंटली हमारे मुल्क में वाकयात हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। इसके ऊपर कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ असेंबली को, इदारों को इस पे लॉ पास करना चाहिए, और ये बड़े सेंसिटिव इशू है। जो इनकी मनी ट्रेल्स है उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज माफिया है। देखिए,
जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, आपको अपनी पुलिस को तैयार करना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज को तैयार करना पड़ेगा, अपनी सिविल सोसाइटी को तैयार करना पड़ेगा। बच्चे की मुहाफ़िज़ सिर्फ पुलिस नहीं होती, वालिदैन नहीं होती, सिविल सोसाइटी भी होती है। जब मैं छोटा था तो जब हम गली में कहीं खड़े होते थे ऐसी जगह जहाँ हमें नहीं होना चाहिए था खड़ा, तो हमारा पड़ोसी हमारे कान से पढ़ के घर ले आता था कि आपका बच्चा यहाँ खड़ा था। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि सर ये क्या अब बिजनेस, इसको मैं बिजनेस नहीं कहूंगा, बिजनेस है, इलिसिट इलीगल बिजनेस है, क्या ये पाकिस्तान में कदम जमा चुका है? क्या इतना प्रॉफिटेबल हो चुका है कि लोग इसमें पढ़ते जा रहे हैं? जो लोग इस काम के आदी थे पहले इस बदफेली के, अब वो इसमें जो है वो इसमें पैसा भी इसमें शामिल हो चुका है। अंदर जो ट्रेडिशनल क्रिमिनल्स थे हमारे, वो भी शामिल हो चुके हैं। जो हमारे जॉबलेस लोग थे जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, वो भी शामिल हो चुके हैं। ये जो इस तरह के सोसाइटी के क्राइम्स होते हैं उसमें जब वो आपस में नेक्सस कर लेते हैं, और ये आप देखें ज़्यादातर ये देहाती इलाकों में हो रहे हैं, छोटे इलाकों में हो रहे हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है उसको तैयार किया जाए कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको ट्रेंड किया जाए इसके ऊपर कि वो आइडेंटिफाई करें। देखिए आजकल एक चीज़ आ गई, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या है? कैमरे लगे हों और अगर कोई बच्चे को ऐसा शख्स ले जा रहा है कि लगे कि बच्चा पुल हो रहेगा, तो फौरी तौर पे जो कैमरा है वो इन्फॉर्म कर दे पुलिस को, रेडी वेरी फ्रेश। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर अपना बच्चा मर्जी से भी जा रहा है तो जो ले जाने वाला शख्स है, इसके ऊपर टेक्नोलॉजी बड़ी मदद कर रही है दुनिया में, ले जाने वाला शख्स उसका क्लोज रिलेटिव नहीं है, उसकी वालिद वालदा या उसका भाई, तो सिस्टम अलर्ट हो जाए। एंड ट्रस्ट यू मी, दिस इज टेक्निकली पॉसिबल। बच्चों के अच्छा सर, मुझे एक और बात बताइएगा जाफरी साहब, ये वर्क किस तरह करती है? आई डोंट वांट दोस डिटेल्स के जिससे लोग जो है ये काम करना शुरू कर दें, मगर ये इंडस्ट्री जो डीप डार्क वेब इंडस्ट्री है जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शामिल होती है, ये लोग होते कौन है? मतलब क्या इनका ताल्लुक बाहर के अंडरवर्ल्ड से होता है? ये लोग कनेक्ट किस तरह करते हैं आपस में? मतलब मुझे नहीं पता, मैं अगर जाके गूगल पर सर्च करूंगी या मुझे डार्क वेब पे जाना है तो आई डोंट नो हाउ टू गेट इनटू इट, लेकिन ये लोग कैसे पहुंच जाते हैं डार्क वेब तक? किस तरह ये बिजनेस शुरू कर लेते हैं अपना? मैं बताता हूं। एक टॉर के नाम से एक चीज़ है, उसके ऊपर वो डार्क वेब के लोग मौजूद होते हैं। वैसे भी आपको बताऊं, आमतौर पे जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आप सर्च करते हैं, तो जो बाहर के क्रिमिनल वो वॉच कर रहे होते हैं, इवन वो कीवर्ड्स को वॉच कर रहे होते हैं। फेसबुक पे जब आप लिखते हैं वो बाकायदा उसके डाटा, जी अगर आप लिखते हैं, मतलब मैं शायद मीडिया पे बात ना कर सकूं, अगर आप कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं इसमें आप इंटरेस्ट शो करते हैं इस चीज़ के अंदर, तो वो कैच हो जाता है वर्ड आपका। अगर आप कोई ऐसी वीडियो लाइक करते हैं तो वो आप रिकॉर्ड हो जाते हैं उसके ऊपर। आपकी इंटेंशंस जो है ना वो इंटरनेट के ऊपर जो कुछ आप कह रहे होते हैं वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। उसके जो डाटा एनालिटिक्स है उससे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस इलाके में ये लोग हैं जो ये हमारा काम कर सकते हैं, दे आर पोटेंशियल टारगेट्स। ठीक है जी, फिर उनको अप्रोच करते हैं। अच्छा, अप्रोच वो बड़े इनोसेंटली करते हैं, उन्हें कहते हैं कि उनके फेसबुक पे कहते हैं या उनके जो भी। बिल्कुल ठीक है जाफरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त और आपकी कीमती राय का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक के बाद एक दूसरी मुश्किल खड़ी हो रही है, हकायक सामने आ रहे हैं और बयानात की सदाकत पर सवालात उठ रहे हैं। इलाज की जमानत पर लंदन जाने वाले नवाज शरीफ को आज अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार दे दिया गया। गुज़िश्ता रोज इसहाक डार ने BBC को इंटरव्यू में कहा था कि उनकी सिर्फ एक जायदाद है। आज सामने आने वाली खबरें इस बयान की तरदीद कर रही हैं। दस्तावेजात के मुताबिक इसहाक डार की एक नहीं कई जायदादें, जिनकी तादाद पाकिस्तान में 13 और बैरून मुल्क 7 है। लाहौर में एक घर के अलावा इसहाक डार के पास 7 प्लॉट्स हैं। वो इस्लामाबाद में 6 एकड़ जमीन के मालिक हैं। पार्लियामेंटेरियन एनक्लेव में उनके 2 प्लॉट्स हैं। वो अल्फला हाउसिंग सोसाइटी में 3 प्लॉट्स के मालिक हैं। उसके अलावा भी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं जो उन्होंने वहाँ BBC में नहीं बताया, यहाँ पे इस्लामाबाद में ही वहाँ 6 एकड़ इनके पास ज़मीन है। DHA फेज़ 4 में एक घर है। मोजा बुबतिया में 2 कनाल 18 मरले जगह है। अल्फला हाउसिंग सोसाइटी लाहौर है, उसमें 3 प्लॉट्स हैं। 2 कनाल का प्लॉट पार्लियामेंटेरियन एनक्लेव इस्लामाबाद में है। जायदाद का तजाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के बयानात में भी
देखने में आया। एक वक्त में मरियम नवाज ने कहा था कि उनकी लंदन क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। बाद में उनके पाकिस्तान में असासे सामने आए तो उन्होंने इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि अब उनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, जिसकी मालियत 1 अरब की। 2 रोज कबल मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक एक बयान दिया कि उससे तासुर मिलता था कि जब इमरान खान की वालदा का इंतकाल हुआ तो वो बरतानिया में काउंटी क्रिकेट खेलते रहे और जनाजे में शरीक न हुए। मरियम नवाज की यह बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मीडिया पर अखबारों में छपी तस्वीर पेश की हैं जिनमें देखा जा सकता है कि इमरान खान अपनी वालदा की तदफीन के मौका पर पाकिस्तान में ही मौजूद थे। जिस वक्त मेरी दादी आखिरी सांस ले रही थी, मेरे वालिद वहाँ लंदन में काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे जो मरती हुई माँ के पास ना आते। जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने मुक्तदर कुव्वतों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने साबिक आमिर परवेज मुशर्रफ को रातों रात पाकिस्तान से फरार कराया। हालांकि मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत तो खुद मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत ने दी थी। क्या मुशर्रफ को एक दिन भी जेल में रख सका कोई? ना सिर्फ ये कि उसको जेल नहीं हुई, बल्कि उसको रातों रात पाकिस्तान से फरार कराकर लंदन पहुंचा दिया गया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में मरियम नवाज ये भी कह चुकी हैं कि जेल में उन्हें चूहों का बचा खाना खिलाया जाता था। इस पर वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर का मौक़िफ़ सामने आया कि मरियम नवाज का खाना तो हमेशा घर से आता था। नवाज ये इल्जाम भी लगा चुकी हैं कि जब वो जेल में थी तो उनके साथ बहुत बड़ा सुलूक किया जाता था, उनके बाथरूम तक में कैमरे लगाए गए थे। हुकूमत इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर चुकी। पुलिस पर दबाव डालकर कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया। तब मरियम नवाज ने कहा था कि पुलिस ने होटल में उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा। इस बयान को भी तहरीक इंसाफ के लीडर झूठ करार देते। उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाजे का, उसको तोड़ा, जोर से जबरदस्ती से उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ। रोज कबल मुल्तान जलसे से खिताब में मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर ये भी कह चुकी हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का वादा पूरा नहीं कर रही। हालांकि हकायक ये भी है कि मुस्लिम लीग नवाज हुकूमती कोशिशों की मुखालिफत कर चुकी है। आज 2.5 साल के बाद अवाम ये जान चुकी है कि तुम्हारे हर वादे की तरह तुम्हारा जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा भी एक फ्रॉड था। लीडर मीडिया पर आकर बयान देता है या जलसे में कोई तकरीर करता है तो ये इसका फर्ज भी है और इसकी जिम्मेदारी भी कि वो पहले दुरुस्त हकायक खुद मालूम करे और आवाम तक भी दुरुस्त मालूमात तक को ही पहुंचाया जाए। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, लाहौर का फैलाव खौफनाक हदों को छू रहा है। आबादी बढ़ रही है, शहर फैल रहा है, ट्रांसपोर्ट, पानी और सेहत ही नहीं बल्कि माहौलियाती मसाइल भी संगीन हो चुके हैं। इन्हीं हालात की वजह से हुकूमत लाहौर के साथ ही रावी के किनारे एक नया शहर बसाने का इरादा रखती है। आवाम को एक जदीद और नए शहर का ख्वाब दिखाया जा रहा है, जिसके लिए $50 अरब यानी 5,000 अरब रुपए से भी ज्यादा की जरूरत होगी। गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना के इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि इस मंसूबे के लिए हुकूमती इमदाद या कर्ज नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये मंसूबा प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के लिए $50 अरब का ज्यादा हिस्सा बैरूनी सरमायाकारी से पूरा होगा। इस सरमायाकारी से आबादी के मसाइल तो कम होंगे ही, साथ ही रोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे। शहरियों के लिए सेहत, तालीम और रिहाइश के जदीद तरीन सहूलियात भी मुहैया होंगी। गुज़िश्ता हफ्ते एक टीवी इंटरव्यू में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने यही बात की थी कि रावी रिवर सिटी प्रोजेक्ट का मकसद लाहौर को बेहतर बनाना है। इस मंसूबे से न सिर्फ रिहायशी मसाइल खत्म होंगे बल्कि बहुत रोजगार भी मुहैया में होगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे के तहत 3 नाज़रीन फेजेस में 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे और 60 से 70 लाख दरख्त भी लगाए जाएंगे। रावी के किनारे इस शहर में 18 लाख रिहायशी यूनिट्स कायम होंगे, जिसके लिए 12 जोन्स बनाए जाएंगे। ये मंसूबा मुल्क की माहौलियाती और माशरती ज़रूरत को पूरा करेगा, बल्कि रोज़गार के लाखों मौके भी पैदा किए जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि 6,13,000 कनाल के इस मंसूबे के पहले फेज पर काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए 1,27,000 कनाल अराजी इक्वारी दी गई। की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे के पहले फेज की लागत का तखमीना 1,000 अरब लगाया गया, जिसमें 44,000 एकड़ अराजी के उसूल के लिए 200 अरब रुपए शामिल है। दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि सूबा पंजाब का मजमू जो बजट है वो है 2,200 अरब रुपए के करीब,
जब इस प्रोजेक्ट के सिर्फ एक फेज का बजट है 1000 अरब रुपए, जिसमें से तरक्याती कामों के लिए पंजाब हुकूमत सिर्फ 250 से 300 अरब रुपए ही दे पाएगी। इस अजीम शाह मंसूबे को मुकम्मल किया कैसे जाएगा? इतना बड़ा फंड कहां से आएगा? हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड और वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी सरदार तनवीर इलियास साहब। आपका बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। ये पैसे कहां से आएंगे सर इतने ज्यादा आपके पास? सबसे पहले तो मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो ऑर्गेनाइज या प्लान जो अर्बन हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी जी, वो आप देखिए कि जब से हमारा मुल्क बना है हमने ये प्लान अर्बन डेवलपमेंट्स नहीं की। बिल्कुल ठीक। एक्सेप्ट इस्लामाबाद, कोई ऐसा शहर नहीं है हमारा कि जिसके पीछे आप ये कहें कि प्रॉपर प्लानिंग शामिल है। एग्जैक्टली। और अगरचे इस्लामाबाद भी जिस तरह प्लान किया गया था उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बाद में रिवाइज़ की। हमने जो बेसिक मास्टर प्लान था उसको हमने बहुत दफ़ा हमने अमेंड किया, रिवाइज़ किया, जिससे इस्लामाबाद जैसे शहर की भी खूबसूरती मुतासर हुई। लेकिन लाहौर के अंदर आप ये देखें कि जब ये लाहौर शहर बसाया गया था, जिसकी आपके पास इस वक्त 900 या 1000 साल हिस्ट्री मौजूद है, जब ये शहर बढ़ता गया, लेकिन पिछले 20-30 साल के अंदर इस शहर के अंदर जितनी ग्रोथ हुई है और ये सारी की सारी अनऑर्गेनाइज और अनप्लान्ड ग्रोथ। बिल्कुल ठीक। उसमें यह है कि लाहौर के जो शहरी हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। आपकी जो स्टैंडर्ड बेसिकली जो अर्बन एरिया के अंदर जो लाइफ का बेसिक जो पर्पस होता था कि जब लोग रिमोट एरिया से या किसी अनडेवलप एरिया से जब शहर के अंदर आते थे तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ता था। एग्जैक्टली। कि वो हाई स्टैंडर्ड की तरफ आते थे कि उनको बेहतर सहूलतें मिलेंगी, वहाँ पे हाइजीन बहुत अच्छा होगा, प्लान चीज़ें होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर के अंदर ये हुआ कि मशरूम ग्रोथ हुई। लाहौर की बाउंड्रीज का लोगों का इल्म ख़त्म हो गया कि लाहौर कहाँ पे एंड होता है, जो उसके राइट लेफ्ट जितने डिस्ट्रिक्ट थे उनके साथ मर्ज हो गया। लेकिन उसमें ये हुआ कि आपके सीवरेज, ड्रेनेज और जो दूसरी यूटिलिटीज़ के मसाइल थे वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू किया रावी रिवर फ्रंट वाला, इसके अंदर देखिए बेसिक जो इस शहर के अंदर ज़ाहिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट भी शायद इतने फंड्स नहीं दे सकती, लेकिन इसके अंदर जो हमारा मॉडल है कि हम इसमें बाहर से सरमायाकारी करवाएंगे। अच्छा। जब आपके प्लान शहर होते हैं, जब प्लान उसकी एक्सटेंशन होती हैं और ये बनते हैं, और ये हमारा एक बड़ा शहर है जो 8-9 लाख कनाल के ऊपर ये बनने जा रहा है, जो इस रीजन के अंदर एक बड़ा प्लान शहर जो होगा, तो उसमें हम ये समझते हैं कि बहुत सारे लोग देखें। अच्छा सर, एक नुक्ता यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट इज द की राइट नाउ। आपका प्लान बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी उसके लिए नीयत भी बहुत अच्छी है, बिकॉज आप चाहते हैं कि लाहौर के शहरी जरा बेहतर फजा में सांस लें, उनकी थोड़ा सा उनके लिए स्पेस डेवलप हो। बट द पॉइंट इज कि बाहर की इन्वेस्टमेंट के लिए कैच क्या है? व्हाट्स द कैच? देखिए कोविड है, रिसेशन चल रहा है, पाकिस्तानी इकॉनमी इज इन शैम्बल्स राइट नाउ। उनके लिए यहाँ पे इस वक्त इन्वेस्ट करना, वो भी रियल स्टेट में, कैच क्या होगा सर? देखिए सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपके साथ शेयर करूं कि अभी आप खुद देख रहे हैं कि हमारी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो तेज़ी है और इस वक्त जिस तरह टेक्सटाइल की, उसके साथ जो दूसरी सनत है इस वक्त जो हमारे मुल्क में बड़ी अच्छी ग्रो कर रही है, वो है आपकी कंस्ट्रक्शन की सनत। ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आप ये देखें कि 70-72 साल से यहाँ पे मुतालबा रहा कि आप कंस्ट्रक्शन को सनत का दर्जा दें। माजी में अनफॉर्चुनेटली किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की और किसी ने इसको सनत का दर्जा नहीं दिया, जबकि ये आपका वो वाहिद शोबा है कि जिसके ऊपर आपके मुल्क की 40 इंडस्ट्रीज डायरेक्ट डिपेंड कर रही हैं। देखिए कि आप जब किसी एक शोबे को आप अपॉर्चुनिटी देते हैं और जिसके साथ 40 सनतें डायरेक्ट और फिर दूसरी जो इनडायरेक्ट जो सनतें उसके साथ वाबस्ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सनत का दर्जा दे दिया। इसके साथ आप ये देखें कि जो दूसरे पैकेजेस दिए गए कि जो लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ आए वो इससे बेनिफिट ले सके, उसके लिए शरह सूद को बहुत नीचे लाया गया। और फिर इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में जहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन को सनत का दर्जा नहीं था, जो दूसरा बड़ा जुल्म था हमारे मुल्क में कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फाइनेंसिंग कोई नहीं देता था। ठीक। अगर कोई आम बिल्डर है या छोटे लेवल पे घर बनाना चाहता है तो SME का एक कॉन्सेप्ट होता था कि उस समय जो एक अपने लिए ज़ाती को बनाता है वो किसी हद तक उसकी ज़रूरत पूरी करते थे, लेकिन जो एक आप कहते हैं कि प्रॉपर कॉरपोरेट जो फाइनेंसिंग होती है वो इस शोबे में इससे पहले मफकूद थी, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो अल्हम्दुलिल्लाह कॉरपोरेट फाइनेंसिंग अब लोगों को अवेलेबल है कि वो इसके अंदर आ सकते हैं। इसके साथ आप ये देखिए कि आपको अलाइड बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। आप पिछले 20 साल में आपने किसी को यहाँ पे सीमेंट के लिए लाइसेंस ही नहीं दिया। अब हमारी गवर्नमेंट जो है, चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला किया और चीफ मिनिस्टर साहब आइंदा आने वाले चंद दिनों में 7
सीमेंट लाइसेंसेस देने जा रहे हैं। देखिए जब आपने सनत को फरोग देना है तो ये एक इज्तिमाई चीजें होती हैं कि जिसके लिए कुछ फेडरल गवर्नमेंट। एक और नुकता सरदार साहब यहाँ पे देखें, ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 50 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कोई करने अगर जा रहा है, कोई एक पार्टी तो नहीं करेगी, डेफिनेटली इट विल बी अ कंसोर्शियम ऑफ डिफरेंट कंपनीज और पीपल। सर ये अपने अपने रिटर्न्स को सामने रख के इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर इकोनॉमी इस वक्त बुरा हाल है, चलें आप सारा का सारा इल्जाम कोरोना पे डाल दें, फिलहाल कोरोना ने बेड़ा गर्क कर दिया है, लोगों की बाइंग पावर है नहीं, लोग पैसा अपना रोक के बैठे हुए हैं या दबा के बैठे हुए हैं, तो सर वो क्या अपने रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर जो है अगर उसको नजर नहीं आएगा तो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? गवर्नेंस का हाल वो भी कुछ इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो क्या वो तमाम चीजें जो हैं वो क्या इन्वेस्टर जो है वो फंसा के बैठ जाएगा अपने पैसे फिर यहाँ पे? नहीं, मैं आपके पहले सवाल का एक हिस्सा रह गया था कि यहाँ कैच क्या है। देखिए इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से मैं ये चीज़ हर जगह पे ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूँ कि लोग पाकिस्तान में इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी इकॉनमी और हमारी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ठीक है, हमारे मुल्क को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो जब हमारा मुल्क लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और पंजाब उस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का हार्ट है। ठीक, देखिए आपकी जो पॉपुलेशन है, आप दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, और आपकी जो मिडिल क्लास है जो अपर की तरफ जा रही है, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हमारे मुल्क में, जो दूसरे मुल्कों के पास ये चंक मौजूद नहीं होता कि इस तरह की पॉपुलेशन मौजूद। एग्जैक्टली। अब आप ये देखिए कि ये जो $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे लोग इसलिए आते हैं कि आप रियल स्टेट के सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है ना 7 से 8% की ग्रोथ होती है, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। हमारे मुल्क में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ होती है, और ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ जो है ये कई 100% पे चली जाती है। उसकी वजह ये है, सेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं रियल स्टेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि जब ये चूँकि हम वाटर रावी रिवर फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, रियल स्टेट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग क्यों आके पैसे लगाते हैं? इसलिए कि आपकी एप्रिसिएशन दूसरे मुल्कों से कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, उसके पीछे एक फैक्टर ये भी है कि जो आपकी पॉपुलेशन है ना, जो आपकी अर्बनाइजेशन हुई है वो बहुत थोड़ी है। जो स्टैंडर्ड्स है ना, जितना मुल्क हमारा अब तक डेवलप हो जाना चाहिए था, हम इस 72-74 सालों के अंदर हम अपने मुल्क के अंदर उतनी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सके। सही, उसमें डिमांड एंड सप्लाई के दरमियान। ठीक है सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त, आपकी कीमती लाइक का प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।